आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। देश में लगभग 30 लाख के करीब पहुंचे कोरोना के आंकड़े। अब तक करीब 56,000 लोगों की भारत में कोरोना के कारण हुई है मौत। 24 घंटों में आए हैं भारत में 69,000 कोरोना के नए मामले। भारत में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ये मामलों का बढ़ना भी लगातार जारी है। देश में रोजाना अमेरिका और ब्राजील से ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में भारत में कोरोना के रिकॉर्डेड 69,878 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 945 लोगों की भारत में पिछले 24 घंटों में मौत हुई है। यही कारण है लगातार कोरोना से बढ़ते मामलों में भारत अब अमेरिका और ब्राजील जैसे देशों से भी लगातार ज़्यादा मामले यहाँ पर भारत में सामने रोजाना आ रहे हैं। अमेरिका और ब्राजील में बीते दिनों यहाँ पर 50,000 और 31,000 के आसपास मामले दोनों देशों में आए हैं। इससे पहले भारत में 19 अगस्त को रिकॉर्डेड 69,652 कोरोना के मामले दर्ज हुए हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 29,75,701 लोगों को कोरोना हो चुका है। इनमें 55,754 लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केसों की संख्या भारत में 6,97,000 हो गई। वहीं 22,22,000 लोग भारत में ठीक भी हो चुके हैं। संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या की तुलना में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या लगभग 3 गुना ज़्यादा है। राहत की बात यह है कि मृत्यु दर और एक्टिव केसों की संख्या में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मृत्यु दर भारत में गिरकर 1.87% हो गई है। इसके अलावा एक्टिव केसों जिनका इलाज चल रहा है उनकी दर भी यहाँ पर 23% हो गई है। इसके अलावा रिकवरी रेट यानी ठीक होने वाले लोगों की संख्या में भारत में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। भारत में रिकवरी दर 75% के आसपास हो गई है। वहीं भारत में रिकवरी रेट लगातार बढ़ रही है। आईसीएमआर के मुताबिक 21 अगस्त तक कोरोना वायरस के भारत में कुल 3 करोड़ 45 लाख सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें 10 लाख सैंपल की टेस्टिंग कल की गई थी। पॉजिटिविटी रेट भारत में 7% से कम है। वहीं आंकड़ों के मुताबिक देश में सबसे ज्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र राज्य में है। महाराष्ट्र में 1.5 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमितों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इसके बाद दूसरे नंबर पर तमिलनाडु, तीसरे नंबर पर दिल्ली और चौथे नंबर पर गुजरात और 5वें नंबर पर पश्चिम बंगाल है। इन 5 राज्यों में भारत में सबसे अधिक एक्टिव केस है। वहीं एक्टिव केसों के मामलों में दुनिया में भारत तीसरे स्थान पर है। कोरोना संक्रमित संख्याओं के हिसाब से भारत तीसरे स्थान पर है। वहीं कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावित देश भारत है। अमेरिका और ब्राजील के बाद कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित देश भारत ही है। पंजाब और हरियाणा के बाद अब चंडीगढ़ में वीकेंड लॉकडाउन का हुआ है ऐलान। बंद रहेंगे सरकारी दफ्तर और दुकानें। पंजाब और हरियाणा के बाद शुक्रवार देर रात चंडीगढ़ प्रशासन ने भी वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। एडवाइजर मनोज परिधा की तरफ से इस संबंध में देर रात आदेश जारी किए गए। इसके अलावा प्रशासक यहां पर वीपी सिंह बदनौर ने भी यहां पर ट्वीट करके लॉकडाउन की जानकारी दी है। आदेशों के अनुसार अब हर शनिवार और रविवार को शहर के सभी बाजारों और सरकारी दफ्तर ये बंद रहेंगे। इस दौरान अनिवार्य सेवाओं से जुड़ी दुकानें यहाँ पर खुली रह सकती है। कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए पहले पंजाब ने, फिर शुक्रवार को हरियाणा ने वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया है। एडवाइजर मनोज परिधा के अनुसार वीकेंड लॉकडाउन के दौरान निजी दफ्तर, होटल, रेस्टोरेंट खुले रह सकते हैं, लेकिन दुकानें, शॉपिंग मॉल, मार्केट और सरकारी दफ्तर पूर्ण रूप से यहाँ पर बंद रहेंगे। इसके अलावा शहर में लोगों को घूमने पर यहाँ पर पाबंदी रहेगी। वीकेंड लॉकडाउन के लेकर विस्तृत आदेश यहाँ पर जारी नहीं होने की वजह से कई विषयों पर फिलहाल असमंजस की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो गई है। गौरतलब है कि चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने ट्राई सिटी के अधिकारियों के साथ दोपहर 12 बजे बैठक की थी। इसमें वीकेंड लॉकडाउन लगाने के प्रस्ताव को टाल दिया था, लेकिन फिर शाम को पंजाब के बाद हरियाणा ने भी वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान कर दिया था। इसके दिन अनुपालन में शुक्रवार देर रात चंडीगढ़ में वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया गया। वही अधिकारियों का कहना था कि अगर चंडीगढ़ में वीकेंड लॉकडाउन नहीं लगाया जाता है तो पंचकुला और मोहाली में वीकेंड लॉकडाउन होने की वजह से लोग चंडीगढ़ की तरफ रुख कर सकते हैं। इससे स्थिति और गंभीर यहाँ पर हो सकती है, जिसके कारण ये एक बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लॉकडाउन में किसानों को दी है बड़ी राहत। योगी सरकार ने प्रदेश में जारी 2 दिवसीय लॉकडाउन में किसानों को राहत दी है। अब शनिवार और रविवार को भी खुलेगी खाद, बीज और कीटनाशक की दुकानें। वहीं खेती के सीजन को देखते हुए सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश सरकार ने शनिवार व रविवार को लॉकडाउन में राज्य में खाद, बीज और कीटनाशक आदि की थोक विक्रेताओं और फुटकर की दुकानों को खुले रखने के यहाँ पे आदेश जारी किए हैं। सभी मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व पुलिस अधीक्षकों को जारी इस आदेश में कहा गया कि शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक इसे लागू किए जाने वाले लॉकडाउन में भी खाद, बीज और कीटनाशक आदि की दुकानें खुली रहेगी। इस आदेश में ये कहा गया है। वहीं इस समय प्रदेश में अच्छी बारिश होने की वजह से खरीफ की फसलों की बुआई रोपाई ज़्यादा होने की वजह से किसानों को बीज, खाद और कीटनाशक की मांग लगातार बढ़ गई है। प्रदेश में खाद, बीज और कीटनाशक की पर्याप्त उपलब्धता है। इसे देखते हुए सरकार ने यहाँ पर ये आदेश निकाला है।
राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, न्यायिक सेवा में एमबीसी ईडब्ल्यूएस को मिलेगा 5% आरक्षण। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अशोक गहलोत सरकार ने राजस्थान की न्यायिक सेवा में आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला किया है। राज्य सरकार ने ईडब्ल्यूएस और एमबीसी वर्ग की न्यायिक सेवा में 1% की जगह 5% आरक्षण देने का यहाँ पर सरकार ने निर्णय लिया है। कानून विभाग ने इसको लेकर आधिकारिक सूचना जारी कर दी है। आपको बता दें कि राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार ने ईडब्ल्यूएस और एमबीसी वर्ग को न्यायिक सेवा में 1% के स्थान पर 5% तक आरक्षण का प्रदान यहाँ पर किया है। वही सरकार के इस फैसले से अब न्यायिक सेवा में ईडब्ल्यूएस और एमबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों की नियुक्ति के अधिक अवसर यहाँ पर मिलेंगे। वही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा के बाद यहाँ पर न्यायिक सेवा नियम 2010 में संशोधन को राज्य कैबिनेट ने यहाँ पर मंजूरी दी है। ईडब्ल्यूएस और एमबीसी वर्ग के अभ्यर्थी काफी लंबे से सरकार से ये मांग कर रहे थे कि न्यायिक सेवा में दिव्यांग को आरक्षण का प्रावधान भी यहाँ पर लागू होंगे। इससे पहले यहाँ पर बृहस्पतिवार को राजस्थान सरकार ने 8 रुपये में भोजन की थाली उपलब्ध कराने की अपनी महत्वाकांक्षी योजना इंदिरा रसोई की योजना की भी शुरुआत की थी। योजना में सबसे सालाना 100 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च आने का अनुमान है। इस योजना का शुभारंभ सीएम अशोक गहलोत ने किया और उन्होंने कहा कि इस योजना का मुख्य ध्येय यही है कि प्रदेश में कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए। योजना का लाभ प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, उसे सस्ती दर पर भोजन उपलब्ध हो सके। अशोक गहलोत ने कहा है कि इस योजना की शुरुआत शहरी इलाकों से की जा रही है, लेकिन अब जरूरत हुई तो स्वयंसेवकों की संस्थाएं अगर आगे आई तो राज्य सरकार राज्य के कस्बे व गाँवों में भी इस योजना का विस्तार करेगी। या फिर उन्होंने ये भी कहा है कि इस योजना के लिए अब किसी प्रकार के धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। 20 सितंबर तक बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव, 2-3 चरणों में हो सकता है चुनाव। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान सितंबर के तीसरे हफ्ते तक किया जा सकता है। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक 20 सितंबर को यहाँ पर चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि कोविड-19 की वजह से विधानसभा चुनाव टाले भी जा सकते हैं। वही इसके अलावा बिहार में विधानसभा चुनाव 2 या 3 चरण में हो सकते हैं। इसके अलावा कोरोना संक्रमित लोगों के लिए आयोग द्वारा अलग बूथ बनाने पर भी विचार किया जा रहा है। इसे सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यक्रम में कहा था कि चुनाव की तारीखों का ऐलान सितंबर तक हो जाएगा। वही खबरों के मुताबिक बूथ पर भीड़भाड़ ना बढ़े, इसके लिए 50% बूथों की संख्या यहाँ पर बढ़ाई जाएगी। पिछले साल पूरे राज्य में 72,000 बूथ बनाए गए थे। इस बार 1.5 लाख से ज़्यादा बूथ तैयार किए जा सकते हैं। ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि एक बूथ पर एक समय में 1,000 से ज़्यादा लोग ना हो। इसके अलावा चुनाव के लिए राजनीतिक दल चुनावी सभाएँ और दौरे तो करेंगे, लेकिन इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करना होगा। वही चुनाव आयोग की ओर से ये चुनावी सभाओं के लिए पहले से ही जगह तय की जाएगी और इसको लेकर चुनाव आयोग ने भी दिशा निर्देश इसके लिए जारी करेंगे। राजीव गांधी खेल रत्न का हुआ है ऐलान, रोहित शर्मा समेत 5 खिलाड़ियों को मिलेगा ये अवार्ड। भारत की सीमित ओवरों की क्रिकेट टीम में कप्तान रोहित शर्मा सहित 5 लोगों को इस साल देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया जाएगा। ये पुरस्कार इतिहास में पहली बार होगा कि 5 लोगों को ये खेल रत्न यहाँ पर दिया जाएगा। खेल अवार्ड 2020 की समिति ने शुक्रवार को रोहित शर्मा, महिला पहलवान विनेश फोगाट और महिला हॉकी टीम के कप्तान रानी रामपाल और महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बात्रा और पैरा एथलेटिक्स मरियप्पन थंगुवुलु को 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर इस मौके पर उन्हें यहाँ पर ये अवार्ड इनको दिया जाएगा। खेल रत्न पाने वाले रोहित चौथे क्रिकेटर होंगे। इससे पहले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली को यह अवार्ड मिल चुका है। वही ईशांत शर्मा सहित 27 खिलाड़ियों को 29 अगस्त को यहाँ पर अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। वही पुरस्कारों की अंतिम सूची से साक्षी मलिक और मीराबाई चुनुक के नाम को हटा दिया गया है। इन नामों के नाम पर सिफारिश अर्जुन अवार्ड के लिए यहाँ पर इनकी की गई है। अब तक 8,000 रुपये से ज़्यादा सस्ता हो चुका है सोना और चांदी और अभी गिरेगी कीमतें। कोरोना वायरस संकट के बीच सोना और चांदी की कीमतों ने लोगों को सबसे ज़्यादा हैरान और परेशान किया है। भारत में जहां सोने की अधिकतम कीमतें यहां पर 10 ग्राम प्रति 56,000 आंकड़े के करीब पहुंचकर सबको चौंका दिया था। हालांकि कोरोना काल के बीच राहत की खबर यह है कि पिछले कुछ दिनों से सोना और चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त महीने में अब तक सोना चांदी की कीमतों में 8,000 रुपये से अधिक की गिरावट यहां पर आ चुकी है। भारत में शादियों का सीजन आने वाला है, ऐसे में सोना चांदी की बढ़ती कीमतों को लेकर लोग परेशान हैं, लेकिन अब उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में सोना और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखी जा सकती है। दरअसल कोरोना काल में अमेरिकी सेंट्रल
बाजार फेडरल रिजर्व ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में वापसी की उम्मीद जताई है। जानकारी के मुताबिक अमेरिका में डॉलर में भारी गिरावट के बाद अब इसमें सुधार आ रहा है। अमेरिका सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व के अनुसार डॉलर में आई तेजी का असर बुलियन मार्केट यानी सोने और चांदी के भाव में देखने को मिला है। आंकड़ों के मुताबिक बुलियन मार्केट में अंतिम बार 7 अगस्त को सोना चांदी की कीमतों में तेजी के बाद इस की लगातार गिरावट दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब घरेलू बाजार में सोने की दाम का उच्चतम स्तर 42,000 रुपये और चांदी की कीमतें यहां पर 8,860 रुपये अभी तक सस्ती, यहाँ पर 4200 रुपये और चांदी की कीमतों में 8,760 रुपये तक सस्ती हो चुकी है। वही जानकारी सूत्रों की माने तो पिछले 2 सत्रों में सोना और चांदी की कीमतों में लगातार सबसे बड़ी गिरावट की वजह अमेरिका के सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व का ब्यौरा था, जिसे फेड इस ब्यौरे में संकेत मिले हैं कि अगले महीने यानी 18 सितंबर को होने वाली केंद्रीय बैंक की मीटिंग के बाद ब्याज दरों में नरमी देखी जा सकती है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि दिल्ली सराफा बाजार में यहां पर शनिवार को 99.9% शुद्धता वाले पीली धातु के सोने की कीमत यहां पर 53,084 पैसे प्रति 10 ग्राम थी, जो गिरकर 52,990 पर पहुंच गई है। वही 10 ग्राम की ये कीमतें हैं। वही देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई में 99.9% वाले सोने के दाम गिरकर 52,390 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गई है। वही एक्सपोर्ट सिक्योरिटीज रिसर्च और औसत इकबाल का मानना है कि आने वाले दिनों में सोने और चांदी के भाव और भी गिर सकते हैं। इसके पीछे बड़ी वजह है अमेरिकी डॉलर में आ रही मजबूती को बताया जा रहा है। कोरोना काल में दुनिया भर में निवेशकों ने अब सोना चांदी को छोड़कर शेयर बाजारों की ओर रुख किया है। आपको बता दें कि अगस्त के दूसरे कारोबारी सप्ताह यानी 10 से 14 अगस्त के बीच सोने की कीमतों में गिरावट शुरू हुई है। एक्सपर्ट सिक्योरिटी के रिसर्च ऑफ आसिफ इकबाल ने बताया है कि कोरोना काल के दौरान रूस द्वारा वैक्सीन के ऐलान के बाद सोने की मुनाफा वसूली बढ़ी है। 10 अगस्त को सोने के अधिकतम भाव यहां पर 55,515 रुपये प्रति 10 ग्राम था।